हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ। 27 मार्च की क्लास को शुरू करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। द हिंदू के स्टॉप द वॉर इसका टाइटल है। आर्टिकल अगेन इजराइल और पैलेस्टीन या हमास की वॉर पे लिखा गया है। कैसे जो एक वॉर जिसको सारी दुनिया सपोर्ट कर रही थी शुरू में, अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत सभी देश इस वॉर से बच रहे हैं, इजराइल को अकेला छोड़ के भाग रहे हैं। चलिए आर्टिकल शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। आज आपकी फरमाइश पे कॉम्प्रीहेंशन के 2 क्वेश्चंस रखे गए हैं। नीचे आपको वोकैब और लास्ट में ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका 8 में से 8 आपको नंबर मिले क्लास को देखने के बाद, तो लास्ट में ही क्लास के इस क्विज से निपटा जाएगा। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, स्टॉप द वॉर। वॉर को स्टॉप कर दो, ख़त्म कर दो। चलिए सिंपल टाइटल। अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कौन वॉर को कब ख़त्म करेगा? करेज इजराइल मस्ट हीड द यूएनएससी रेजोल्यूशन फॉर अ सीज फायर। करेज जो इजराइल नाम का देश है, इसको हीड करना ही चाहिए। मस्ट का मतलब है चाहिए चाहिए, हीड का मतलब होता है सुनवाई करना, किसी की बात को सुनना या मानना। इजराइल को सुनना और मान ही लेना चाहिए यूएनएससी के इस रिजोल्यूशन को, जो रिजोल्यूशन आया है सीज फायर के लिए, गाजा में युद्ध विराम के लिए। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा। तो वहाँ पे रिजोल्यूशन पेश किया गया था, जो कि पास तो नहीं हुआ आखिर, लेकिन उस रिजोल्यूशन में जो मैसेज था उसको इजराइल को मान लेना चाहिए। गाजा के लोगों को उनकी ज़िंदगियाँ बख्श देनी चाहिए। इजराइल आपका सब्जेक्ट है, मस्ट हीड इसकी वर्ब है। हीड नाम का वर्ड आप बहुत बार देखते हैं, किसी बात को सुनने और मानने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई 1 घंटा इंग्लिश को देना है रोज़, तो अगर आप देने लगें तो आप मेरी बात को हीड कर रहे होंगे, मेरी बात को सुन के मान रहे होंगे। ठीक है, नया वर्ड है तो इसको नोट कर लो ना, कहीं बार बार आएगा ये रीडिंग में। रेजोल्यूशन क्या होते हैं जी? संकल्प बोल सकते हैं इसको हिंदी में। यूएनएससी के अंदर जब रेजोल्यूशन पेश होता है तो उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर वो पास हो जाता है तो मानना पड़ता है, और नहीं पास हो तो रेजोल्यूशन फेल हो जाता है। ठीक है, एक प्रपोजल इसको आप मान सकते हैं। सीज फायर का मतलब होता है फायर को सीज करना। फायरिंग आप समझते हैं गोलीबारी, सीज यानी रोकना। युद्ध विराम को या आर्मिस्टिस को सीज फायर बोला जाता है। एक बहुत ही बढ़िया इसके लिए वन वर्ड है, आर्मिस्टिस। ठीक है, आज के क्विज में शायद मैंने पूछा है, शायद देख लेना। चलिए आगे बढ़े, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ यहीं पे। भाई मैंने तो हीट नाम के वर्ड के बाद में जनवरी 2 को देखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन आज हीड के बाद में 2 नहीं लगा हुआ। इजराइल मस्ट हीड टू द यूएनएससी रेजोल्यूशन। तो आज क्या ऐसा चक्कर है कि यहाँ पे 2 का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या आप बता सकते हैं मुझे? ऐसे ही क्वेश्चंस जब अपने आप से करोगे और कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच करोगे ना, तभी लॉजिकली आप सीख पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब अभी आपको देंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं, उसके बाद इस ग्रामर कॉन्सेप्ट को आपको 5 मिनट में समझाया जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए वोकैब शीट जो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखाया था वहाँ पे शीट अपलोड हो गई है, यू कैन डाउनलोड इट। पूरे इसमें हर दिन के हिसाब से आपको वोकैब मिल जाएगी। आप सर्च मारो 26 मार्च तो 26 मार्च की वोकैबलरी आ जाएगी, है ना? तो जो भी पुराना आर्टिकल आप प्ले करते हैं, इस शीट में जाकर के सर्च मार के उसके टाइटल के हिसाब से आप उस दिन की वोकैब को देख सकते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ। पहला वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी या कैदी, किसी का, समझ गए ना, जिसको आपने पकड़ रखा है, ऐसा आदमी जो आपका प्रिजनर है, उसको बोलते हैं हॉस्टेज। चलिए, 3 men वर हेल्ड हॉस्टेज फॉर 2 days बाय मास्ड गनमैन। 3 आदमियों को कैदी या बंदी बना करके रखा गया, 2 दिनों के लिए बंधक बना के रखा गया, मास्क लगाए हुए गनमैन के द्वारा। ऐसे लोग जिनके हाथ में गन्स भी थी और चेहरे पे मास्क भी थे, मास्ड गनमैन। चलिए, कैप्टिव या प्रिजनर इसको बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है अपने पास डेजिस्ट। डेजिस्ट
फ्रॉम, इसका सिनोनिम है एब्सटेन फ्रॉम, या फिर बोले रिफ्रेन फ्रॉम। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। परहेज तो समझते ही होंगे आप। आफ्टर अ क्रैश इन क्रिप्टो मार्केट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड टू डेजिस्ट फ्रॉम। एक क्रैश के बाद क्रिप्टो मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स ने शुरू कर दिया है रजिस्ट फ्रॉम करना, परहेज करना। और किस चीज़ से? फ्रॉम के बाद वो चीज़ लिख दो। मेकिंग एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो करेंसी, और ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट को करने से क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब तो खैर क्रिप्टो बहुत ऊपर है, $80,000 पे आ गया होगा। एक वक्त था जब है ना $20,000 पे आ गया था एक डेढ़ साल पहले, तो लोग क्रिप्टो से भाग रहे थे। तो डेजिस्ट फ्रॉम कर रहे थे, परहेज कर रहे थे। चलिए आगे बढ़े। अगला वर्ड है इम्पेंडिंग। पेंडिंग क्या होता है? जो बाकी हो। इम्पेंडिंग मतलब जिसका आना अभी बाकी है, जिसका इन होना अभी बाकी है। जनरली नेगेटिव चीज़ों के साथ इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अगर कोई तूफान आने वाला है तो इम्पेंडिंग तूफान है, स्टॉर्म है। अगर कोई बुरी न्यूज़ आने वाली है तो इम्पेंडिंग बैड न्यूज़ है। समझ पा रहे हो? गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जिनका आना अभी बाकी हो और जो सर पे मंडरा रही हों, बस आई के आई, ऐसी चीज़ों को, नियर एंड सर्टेन एलिमेंट्स को आप इम्पेंडिंग एडजेक्टिव से बताते हैं। द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर। दो कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्लेज को हेल्ड किया। पार्लेज वर्ड आपको बहुत बार करवाया ना, ऐसी बातचीत जिससे झगड़ा सुलझे उसको बोलते हैं पार्ले। तो दोनों लीडर्स के, कंट्रीज़ के लीडर्स ने झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत को हेल्ड किया या उसको ऑर्गेनाइज किया टू अवर्ट एन इम्पेंडिंग वॉर, ताकि एक सर पे मंडराती हुई वॉर को अवर्ट किया जा सके, जंग को रोका जा सके। मतलब जंग होने ही वाली है, अगर बातचीत नहीं हुई तो जंग हो ही जाएगी, इम्पेंडिंग वॉर है। चलिए, बीच में पार्लेज वर्ड आया है, आज के आर्टिकल में तो नहीं आया, लेकिन ध्यान रखना बहुत बार आता भी है। वन वर्ड है झगड़ा सुलझाने वाली बातचीत के लिए। इम्पेंडिंग को लूमिंग, फोर्थ कमिंग, इमिनेंट और इन द ऑफिंग भी बोलते हैं। इन द ऑफिंग ऐसी चीज़ जिसकी नींव रखी जा चुकी है ना, जो बस होने ही वाली है, जो अंडर डेवलपमेंट है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इन द ऑफिंग नाम का फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे, इम्पेंडिंग से ही मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैज़म। देखिए, कैज़म का मतलब होता है खाई, गैप या क्रैक। देर इज़ ऑलवेज अ कैज़म दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। एक हमेशा खाई सी होती है, गैप या क्रैक सा होता है, जो सेपरेट करता है एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से। ये खाई होती है वैचारिक, आइडियोलॉजिकल। आपके पिताजी की पीढ़ी जो है और आपकी पीढ़ी जो है और आपके आने वाली पीढ़ी है, किसी ना किसी बात पे आइडियोलॉजिकली तीनों अलग होंगे, सोचने का तरीका अलग होगा। अब इसी कैज़म को या खाई को या गैप को आप बोल सकते हैं डिवाइड या फिशर। आज आप फिशर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये होती है फिशर, दरार सी पड़ जाती है ना, इसको बोलते हैं फिशर। चलिए लास्ट वर्ड है, आई थिंक सेकंड लास्ट है, बेटर। अब देखो, एक तो होता है बेटर वो वाला, गुड, बेटर, द बेस्ट, वो होता है BETTER। ये है BATTER। ये बेटर जो है ना, आपके घर में आपकी माताएं या बहनें करती होंगी। जब वो मसाला बनाती है ना, तो मसाले को क्या करती हैं? बेटर करती हैं। किसी जगह लेकर के उसको कूटती हैं, पीसती हैं। या आप कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी को भी आप बीट करते हैं, बैटर करते हैं। तो बैटर वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है कूटना या पीसना, दे दे के मारना किसी को। अब वहीं मसाले और कॉफ़ी से अगर आप किसी इंसान पे हमला करने लगें, तो वहाँ भी आप इस बैटर नाम के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्राइक करना, अटैक करना, हमला करना। ठीक है, कॉफ़ी भी बेटर हो सकती है, मसाले भी बेटर हो सकते हैं, और आपको कोई कूट पीट दे तो आपको भी वो बेटर कर सकता है, धुलाई करना। द हैवी रेन कंटिन्यू टू बैटर द विंडोज़ थ्रू आउट द नाइट। जो ये हैवी रेन थी, तेज़ बारिश थी, इसने जारी रखा चोट मारना, बैटर करना विंडोज़ पे यानी खिड़कियों पे पूरी रात थ्रू आउट द नाइट। अब देखो, बैटर से ही वर्ड बनता है बैटरी। अब ये आपके मोबाइल वाली बैटरी वो अलग है, स्पेलिंग भी उसकी यही है, लेकिन मीनिंग अलग है। वो बैटरी स्टोरेज है पावर का। लेकिन लीगल लैंग्वेज में जो लोग LLB या कर रहे हैं ना आगे, उनको पता होगा बैटरी का मतलब होता है असॉल्ट, एक ऐसा हमला जिसके ऊपर आप सामने वाले को कोर्ट में घसीट सकें, इसको बोलते हैं बैटरी, BATTERY। और बैटर्ड होती है एडजेक्टिव फॉर्म, मार खाया हुआ इंसान, हमला किया हुआ जो विक्टिम है, बैटर्ड होता है। चलिए, ये वर्ड यू विल सी द वर्ड बैटर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, आज से कुछ महीने पहले हमास ने इजराइल पे हमला किया। कुछ यंगस्टर्स थे जो पार्टी कर रहे थे रात में, पूरी लेट नाइट पार्टी थी, पूरी मतलब थ्रू आउट द नाइट वाली पार्टी थी। और उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में इन हमास के लोगों ने हमला करके 1200 पैलेस्टीनियंस को मार गिराया। इसमें बच्चे भी थे, यंगस्टर्स थे, सभी के सभी, लड़के लड़कियां सभी थे। और बड़ा खूंखार सा हमला था ये।
है ना, एकदम ताक लगा करके गोली मारना, एक एक करके लोगों को एग्जीक्यूट करना। जब ये हमला हुआ और इसराइल को गुस्सा आया, तो इसराइल के गुस्से के साथ साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी गुस्से में था, सभी को इसराइल का सपोर्ट था। और इसराइल ने हमला कर दिया हमास पे, जो कि छिपा रहता है गाज़ा में और पैलेस्तीन में। पैलेस्तीन जो है, गाज़ा और वर्ल्ड जो वेस्ट बैंक है, इन दोनों की टेरिटरी को मिला करके पैलेस्तीन कंट्री जो है बना हुआ है। लेकिन इस बात को हो गए हैं काफ़ी महीने, और हमले का बदला लेते लेते इसराइल ने 1200 के बदले 32,000 लोग मार दिए हैं गाज़ा में। और दूसरा, जिन हॉस्टेज को ये लोग पकड़ के ले गए थे इसराइलियों को, हमास वाले, वो हॉस्टेज, वो बंधक आज भी इसराइल नहीं छुड़ा पाया। और अब हालत ये हो गई है कि यूएनएससी में वोटिंग हो रही है कि क्यों ना इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगें और हमास के अंदर सीज़ फायर हो, गाज़ा के अंदर सीज़ फायर हो। और उस वोटिंग में इसराइल का साथ अब अमेरिका भी छोड़ गया है, ब्रिटेन भी छोड़ गया है। तो एक आदमी जो होता है ना, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है और आप उसके साथ खड़े होते हैं, फिर वो आदमी इतना गलत करता है सामने वाले के साथ कि आपकी हमदर्दी उसके लिए ख़त्म हो जाती है। यही कुछ हो रहा है इसराइल के साथ। तो इसी बात को एनालाइज करके एनालाइजिंग टोन में आज बताया गया इसराइल को, और वार्न किया गया है कि ऐसा ना हो ये जो हमदर्दी आपके लिए थी, ये हमदर्दी दुश्मनी में बदल जाए और आप ही लास्ट में एग्रेसर, यानी कि समझ गए ना, आप ही की गलती लास्ट में निकाली जाए। ऑफ कोर्स 32,000 लोग बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी अमाउंट है, नंबर ऑफ पीपल है जिसको इसराइल अभी तक मार चुका है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन है आज की एनालाइजिंग और साथ में वार्निंग। एनालाइज करके इसराइल को वार्न कर रहा है। कह रहा है जी, 5.5 months आफ्टर Israel's assault on Gaza begin, in which 32,000 Palestinians have been killed, another 74 injured, more than 90% of the enclave's population displaced, and nearly all of them pushed into devastating hunger crisis, the UN Security Council or UNSC on March 25 called for an immediate ceasefire. लंबा सेंटेंस है ना, देखो सेंटेंस क्या है, 5.5 महीने बाद, 5.5 months आफ्टर। किसके भाई? जब इसराइल का हमला शुरू हुआ गाजा पे, व्हेन इजराइल्स असॉल्ट ऑन गाजा बिगेन। कह रहा है और कौन सा हमला था ये? कह रहा है ये वो हमला था इन विच जिसके अंदर 32,000 पैलेस्टीनियंस जो है मारे गए, दे हैव बीन किल्ड, और लगभग 74,000 पैलेस्टीनियन जो है इंजर्ड हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं। और 90% से ज़्यादा जो इस एनक्लेव की पॉपुलेशन है, एनक्लेव मतलब एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से घिरा हो किसी दूसरे एरिया से। तो अगर आप गाज़ा को देखेंगे तो इधर समंदर है और इधर इसराइल है ना, भागने की कोई जगह नहीं है, एक एनक्लेव सा बना हुआ है। तो 90% जो लोग हैं इस एनक्लेव के, वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, या तो वो अपने घर से भाग निकले हैं या उनका घर ही तोड़ फोड़ दिया गया है। और लगभग नियरली सभी के सभी जो हैं वो पुश इनटू हो गए हैं, धकेल दिए गए हैं तबाह करने वाले हंगर क्राइसिस में, भूख के तूफान में। भाई कुछ आने जाने को नहीं आ रहा है तो कुछ क्या खाएंगे ना, बाहर से कुछ सप्लाईज नहीं आ रही, इसराइल आने नहीं दे रहा। कह रहा है जी इस घटना के खूंखार इवेंट के लगभग 5.5 महीने बाद हुआ क्या? हुआ ये कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा जो है, इसने 25 मार्च को डिमांड किया, कॉल फॉर किया, रिक्वेस्ट किया एक इमीडिएट सीज फायर को, फटाफट से इस फायर को सीज किया जाए, इस आग को बंद किया जाए, गोलीबारी को ख़त्म किया जाए। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या मांगी? दूसरी चीज़ उन्होंने मांगी एंड रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस हेल्ड बाय हमास, कि रिलीज़ कर दिया जाए सभी बंधकों को, हॉस्टेजेस को जो हेल्ड किए गए हैं, पकड़े गए हैं हमास के द्वारा। समझे सेंटेंस क्या है? ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है इस पूरी घटना के 5.5 महीने बाद। मेन सेंटेंस तो इतना ही है, यूएनएससी ने कॉल फॉर किया है एक सीज फायर और रिलीज़ को। यूएनएससी सब्जेक्ट है, कॉल्ड फॉर इसकी वर्ब है। सीज फायर आर्मिस्टिस युद्ध विराम, रिलीज यानी रिहाई, हॉस्टेजेस यानी बंधक, प्रिजनर्स कैप्टिव्स, हेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो बंधक जिनको होल्ड करके पकड़ के रखा गया है हमास नाम के इस रिवोल्यूशनरी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलो अब ये ऊपर जो आपने देखा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, जो कि वक्त बता रहा है ये कब हुआ है। इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब मिलेंगे आपको क्योंकि क्लोज है। असॉल्ट की वर्ब है बिगेन, पैलेस्टीनियंस की वर्ब है हैव बीन किल्ड, 74,000 की वर्ब है हैव बीन इंजर्ड, पैसिव वॉइस में हैव बीन यहाँ लग गया ना, तो यहाँ नहीं लगाया गया। 90% की वर्ब है हैव बीन डिस्प्लेस्ड, यहाँ भी हैव बीन लगा हुआ है। ऑल ऑफ देम की वर्ब है हैव बीन पुश्ड, यहाँ भी हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हैव बीन किल्ड, हैव बीन डिस्प्लेस्ड, हैव बीन इंजर्ड, बार बार हैव बीन को नहीं लिखा गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कॉमन है। डिवॉस्टेटिंग वो होती है जो आपको डिवॉस्टेट कर दे, तबाह कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, जो बहुत ज़्यादा तबाही भरा हो। चलिए बढ़े आगे। समझ में आया सेंटेंस पूरा? कितना भी लंबा सेंटेंस हो, छोटे छोटे पीस करके पढ़ो और बाद में सभी पीसीस को जोड़ दो।
चलो नेक्स्ट सेंटेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज़ वीटोड every United Nations resolution earlier that called for an immediate ceasefire in Gaza abstained this time। कह रहा है जी जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका है, और वही अमेरिका जिसने वीटो किया है। वीटो करना यानी नेगेटिव वोटिंग करना। अगर आप यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं और आपके पास परमानेंट वोट है तो आप किसी भी रेजोल्यूशन को गिरा सकते हैं नेगेटिव वोट करके, और उसी को कहते हैं वीटो करना। कह रहा है अमेरिका जिसने अभी तक वीटो किया है हर एक इस रेजोल्यूशन को, हर एक ऐसे प्रस्ताव को अभी तक अर्लियर या पहले, और ये वही प्रस्ताव हैं जो मांग करते थे, कॉल फॉर करते थे एक इमीडिएट सीज फायर को, फटाफट से युद्ध विराम को गाजा में। कह रहा है ये अमेरिका जो है ना, इस बार इसने इजराइल का साथ नहीं दिया, इसने एब्सटेन किया, ये वोटिंग से बाहर रहा, ना इजराइल के साथ ना इजराइल के खिलाफ। और ये सारा काम कैसे हुआ? ये सारा काम हुआ जी सिग्नलिंग अ चेंज इन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी टुवर्ड्स द वॉर। अमेरिका ने ये सारा काम किया है सिग्नल करते हुए, इशारा करते हुए एक बदलाव की तरफ जो जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की पॉलिसी में आया है इस वॉर की तरफ या इस वॉर को लेकर के। तो पहले अमेरिका सपोर्ट में था, अब धीरे धीरे अमेरिका भी इजराइल के सपोर्ट से या यूँ कह दे उसकी बाजू से हट रहा है, इजराइल को अकेला छोड़ा जा रहा है। चलिए यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ब है एब्सटेंट, विच आया यूएस के लिए, वर्ब है इसकी हैज़ वीटोड। वीटो एक वर्ब है, एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में वीटो का मतलब होता है नेगेटिव वोट, वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नेगेटिव वोटिंग करके गिरा देना। दैट आया है रेजोल्यूशन के लिए, दैट की वर्ब है कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर करना, किसी चीज़ की डिमांड करना। एब्सटेन करना, डिजिस्ट करना, रिफ्रेन करना, किसी चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। ठीक है, चलो अब देखो ये कॉल फॉर जो आपने देखा इसका मीनिंग था डिमांड करना, इसका मीनिंग था टू डिमांड समथिंग। आपको सैलरी में इजाफा चाहिए, यू विल कॉल फॉर अ इंक्रीज इन योर सैलरी। ठीक है, टू डिमांड समथिंग। लेकिन कॉल से बनने वाली ये सारी फ्रेजल वर्ब्स और साथ ही साथ कुछ ईडियम्स हैं जो आपको आनी चाहिए। पॉज करो वीडियो को आराम से, जितनी आपको आती हैं एक बार अपने दिमाग में सोचो, फिर मैं लिखूंगा और साथ साथ मैच करते जाओ, और जो नहीं आती उनको दिमाग में बिठा लेना। चलो, कॉल फॉर डिमांड समथिंग। कॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग फ्रॉम समवन। अगर मैं आपको बोलूं कॉल अपॉन करके या ऑन करके कि पढ़ाई करो, समझ पा रहे हो? आई कॉल्ड अपॉन यू टू गिव योर फोकस इन योर स्टडीज। समझ पा रहे हो? इस तरीके से किसी को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, उससे डिमांड करते हैं एनकरेजमेंट करके, तो इसको बोलते हैं कॉल ऑन या अपॉन करना। फ़र्क दोनों में क्या है? इसमें निर्जीव चीज़ों की डिमांड होगी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की, और इसमें किसी इंसान से डिमांड होगी, कॉल अपॉन समबडी, ऐसे आप इसको लिखना है। ठीक है, टू डिमांड फ्रॉम समवन समथिंग। चलिए तीसरा है कॉल ऑफ करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ करना। अगर यूनियन ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है तो हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। चौथा है जी कॉल एट करना। कॉल एट का मतलब होता है टू स्टॉप इन योर वे फॉर अ ब्रीफ पीरियड। आप जा रहे हो जयपुर से जलंधर, तो रास्ते में रुक रुक के जाओगे ना, लगातार कैसे ड्राइव करोगे? कभी हरियाणा में रुक गए, कहीं पंजाब में रुक गए, तो आप कॉल ऐड करेंगे अलग अलग प्लेसेस पे। जनरली व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ियाँ, एयरप्लेन्स, वो कॉल ऐड करते हैं, रास्ते में रुकते हुए जाते हैं। कॉल इन ऑन का मतलब होता है टू पे अ ब्रीफ विजिट टू समवन। किसी के घर गए, 5 मिनट मिले, फिर आगे निकल गए। कॉल ऐड जैसा ही है, लेकिन इसमें आप किसी इंसान के यहाँ जाओगे, उसे घर पे जाके मिलोगे। कॉल इन ऑन करना, टू पे अ ब्रीफ विजिट टू समबडी। लास्ट है कॉल डाउन करना। ये याद रखने की चीज़ है। कॉल डाउन का मतलब होता है टू कंडेम और क्रिटिसाइज हैविली। चलिए, तो ये 5-6 फ्रेजल वर्ब्स कॉल से बनते हैं, सबको आनी चाहिए। अब कुछ ईडियम्स बनती हैं। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू एंड एन एक्टिविटी फॉर अ डे। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम किया आपने, पढ़ाई वढ़ाई की, थक गए, फिर आप बोलोगे आई एम कॉलिंग इट अ डे। आज का दिन खत्म हुआ, कल की पढ़ाई कल करेंगे। टू एंड एन एक्टिविटी फॉर अ डे। इसके मिलता जुलता है कॉल क्विट्स। क्विट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्विट करके भाग जाना, छोड़ देना। वहीं से फ्रेजल वर्ब बनी है टू पुट एन एंड टू समथिंग, जनरली एन एक्टिविटी। आपको बुरी आदत है, मान लीजिए रील चलाने की, शॉर्ट्स चलाने की। एक दिन आपने देखा यार ये क्या बदमाशी कर रहा हूँ मैं खुद के साथ, और आपने रील्स को, शॉर्ट्स को, सबको अनइंस्टॉल कर दिया। यू कॉल क्विट्स ऑन रील्स
और शॉट्स, है ना, इस तरीके से आप याद रखें इसको। इसमें एक दिन के लिए नहीं करते हैं, आप परमानेंटली किसी चीज़ से पीछा छुड़ाते हैं, कॉल क्विट्स करते हैं। कॉल द शॉट्स, कॉल द ट्यून। आपने देखा होगा आर्मी के अंदर शॉट्स यानी फायर कौन करवाता है? आर्मी का कमांडर, कमांडर ही बोलेगा फायर, ये करो वो करो, आगे जाओ पीछे आओ। और ट्यून, जब कोई ऑर्केस्ट्रा चल रही होती है तो जो डायरेक्टर होता है वही कॉल्स करता है, ट्यून कॉल करता है ट्यून्स को कि तुम ये बजाओ तुम ये बजाओ, है ना। पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है उसी तरीके से काम करता है। तो कॉल द शॉट्स कॉल द ट्यून का मतलब होता है उस आर्मी जनरल या म्यूजिशियन की तरह टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग। अगर आपके घर में आपके पिताजी की चलती है तो योर फादर कॉल्स द शॉट्स और कॉल्स द ट्यून एट योर होम। आपके पिताजी आपके घर के इंचार्ज हैं। लॉजिकली समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ और आपको लग रहा है क्या चल रहा है, बहुत आसान है। चलिए, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। देखिए स्पेड, स्पेड का जो होता है ना, आप कार्ड्स खेलते हैं ताश वाश, तो काला वाला जो होता है शायद हुक्म को बोलते हैं स्पेड, है ना। हुक्म की जो पत्ती वाला, जो मैं खेलता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि स्पेड जो होता है वो पान या हुक्म वाला होता है ना, उस पत्ते को बोलते हैं स्पेड। अब वो काला पत्ता जो है, अमेरिका के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा था, तो कालों को स्पेड बोला जाता था। काले मतलब जो निग्रोज थे, जो समझ पा रहे होंगे आप, अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो कॉल ए स्पेड, स्पेड का मतलब ये होता है किसी काले को काला ही बोलना। जनरली काला होना अमेरिका में गलत बात थी, इसका मतलब होता है गलत बात को गलत बोलना। तू काला है मैं तुझे काला ही बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तू गोरा है। टू कॉल ए स्पेड, स्पेड का मतलब है, टू कॉल ए स्पेड, स्पेड का मतलब है टू टेल द ट्रूथ विदाउट शुगर कोटिंग इट। शुगर कोट करना यानी मीठा मीठा बनाना, ऐसा कुछ मीठा नहीं बनाते हैं आप इसको, सीधे सीधे सच बात जो है बोल देते हैं। लास्ट है कॉल समवंस ब्लफ। ब्लफ का मतलब होता है धोखा, कॉल का मतलब होता है बुलाना। टू चैलेंज समवंस ट्रिकरी। आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको पता लग गया, तो आप क्या करोगे? उसको पकड़ोगे उसके कॉलर से और उसको बोलोगे कि भाई मेरे साथ नहीं चलेगा ये। तो यही कर रहे हैं आप, कॉल समवंस ब्लफ कर रहे हैं, उस धोखेबाज को आपने पकड़ लिया है, उसकी ट्रिकरी को आपने चैलेंज किया है। बन गई सारी, डाल दो इसको एक स्क्रीनशॉट, लिखना है तो लिख। बढ़े आगे, चलो आगे कह रहा है जी, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी इंक्लूडिंग ब्रिटेन विच अंटिल रिसेंटली हैड रजिस्टर्ड कॉल्स टू बैक अ सीज फायर वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन। अब कह रहा है अमेरिका तो ठीक है चेंज हो गया, दूसरे कई मेंबर्स भी हैं इजराइल के दोस्त, जिसमें शामिल है ब्रिटेन। और ये वही ब्रिटेन है जिसने अभी तक अंटिल रिसेंटली अभी तक रजिस्ट किया था, प्रतिरोध किया था उन सभी कॉल्स का या मांगों का जो थी सीज फायर को बैक करने की, सीज फायर को सपोर्ट करने की। कह रहे इस बार ब्रिटेन जो है ना वो भी बदल गया, उसने भी वोट फॉर कर दिया इस रेजोल्यूशन में सीज फायर के लिए। ब्रिटेन ने भी वोट ये डाला कि हाँ इसराइल को गोलीबारी बंद कर देनी चाहिए। चलिए मेंबर्स वोटेड फॉर, इसकी वर्ब है विच आया ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए, विच की वर्ब है हैड रजिस्टर्ड। रजिस्ट करना, किसी चीज़ को प्रतिरोध करना, विरोध करना। कह रहा है इजराइल रिस्पॉन्डेड एंग्रीली कैंसलिंग अ प्लान्ड विजिट ऑफ टू ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's क्लोज कैबिनेट एड्स टू वाशिंगटन। अब जाहिर सी बात है, जब इजराइल को लगा कि सब मेरे खिलाफ हैं तो मतलब अब मेरा क्या बोलते हैं उसको, वक्त आ गया मेरे इंसाफ का, अब मेरे साथ इंसाफ होगा। डरा हुआ है ना इजराइल, अब सब इसके खिलाफ हो रहे हैं। तो इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया एग्रीली। डरा हुआ आदमी हमेशा गुस्से में रिस्पॉन्ड करता है, तो इजराइल ने गुस्से में रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड कैसे किया भाई, गुस्से में क्या प्रतिक्रिया दी इन्होंने कैंसिल कर दिया एक प्लान्ड विजिट को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के 2 क्लोज कैबिनेट एड्स की जो थी वाशिंगटन की तरफ। इजराइल ने क्या किया, 2 अपने मंत्रिमंडल के लोगों को जो वाशिंगटन जाने वाले थे उनकी विजिट को कैंसिल कर दिया कि हम अमेरिका ना जाएंगे। और फिर क्या हुआ, कह रहा है जी एंड बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया ब्लास्टिंग द रेजोल्यूशन फॉर नॉट कंडीशनिंग अ सीज फायर ऑन द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस। अब ये बीच वाला छोड़ दो, इजराइल के लिए एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगा हुआ है, इसको मैं बाद में बताता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। कह रहा है इसने, इजराइल ने कर दिया कैंसिल करते हुए, रिस्पॉन्ड एंग्रीली, कैंसिल करते हुए अपनी विजिट को। और दूसरा काम क्या करते हुए, ब्लास्ट करते हुए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, क्रिटिसाइज़ करते हुए, ब्लास्ट करते हुए इस प्रस्ताव को, रेजोल्यूशन को, कि इसमें कोई कंडीशन नहीं डाली गई है, कंडीशनिंग नहीं हुई है सीज़ फायर की रिलीज़ के ऊपर हॉस्टेजेस की। मतलब इस प्रस्ताव में ये लिखा होना चाहिए कि हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाए, 300-400 लोग जो इजरायली पकड़े हुए हमास ने, और फिर सीज़ फायर हो। तो इस तरह से इन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत बुरे से लताड़ा, इसको ब्लास्ट किया, इसके ऊपर समझ गए ना, टूट पड़े। चलो अब ये बीच में क्या है, कह रहा है जी ये वही इजराइल है जो बैक्ड बाय है चाइना एंड रशिया। इजराइल को चाइना रशिया का इस बार सपोर्ट मिल रहा है। हमेशा चाइना रशिया इसके खिलाफ होते हैं,
लेकिन इस बार अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया तो चाइना और रशिया आगे आ गए, बीच में फूट पड़वाने वाली बात होगी ना, वैसी बात समझो आप। तो इस बार इजराइल को चाइना और रशिया ने बचाया है, इस प्रस्ताव को वीटो करके रोका है। चलिए ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है, सब्जेक्ट है इजराइल, रिस्पॉन्डेड इसकी वर्ब है। इजराइल के लिए बैक्ड बाय चाइना रशिया लिखा हुआ है, इजराइल को बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं इसलिए। और जब इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया गुस्से में, तब ये दो काम भी कर रहा था साथ साथ, एक तो कैंसिल कर रहा था अपनी विजिट को, दूसरा जोरों जोरों से चिल्ला चिल्ला के कंडेम कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था इस रिजोल्यूशन या प्रस्ताव को। चलिए बढ़े आगे, कह रहा है बट बीनीथ द एंगर एंड आउटबर्स्ट लाइज इजराइल्स वीकनेस। कह रहे लेकिन नीचे, बीनीथ नीचे या अंडर या बीनीथ इस गुस्से और आउटबर्स्ट के, इस एंगर और आउटबर्स्ट होता है एकदम एक्सट्रीम रेज, फ्यूरी, बस आप चिल्लाने लगते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, दूसरों की बात खुद ही बोलने लगते हैं। इस सारे गुस्से और सब चीज़ों के पीछे लाई करता है इजराइल की वीकनेस, इसमें छुपी हुई है इजराइल की कमजोरियाँ। वीकनेस की वर्ब है लाइस। कह रहा है जी इजरायली लीडर्स हैव रेपिटेडली सेड इन रिसेंट वीक्स दैट एन इन्वेजन ऑफ राफा, द सदर्न मोस्ट टाउन where some 1.4 million Palestinians have been crammed into, was in the offing। इजरायली लीडर्स ने बार बार ये कहा है, रिपीटेडली वो ये कह चुके हैं कि पिछले कई हफ्तों में क्या कह चुके हैं कि इन्वेजन जो है, हमला जो है राफा नाम के शहर पे, जो सबसे दक्षिण का टाउन है, सबसे नीचे की सिटी है साउथ में, जहाँ पे 1.4 मिलियन लगभग 14 लाख फलस्तीनियन या गाजा के लोग क्रैम्प्ड इनटू हैं, सिकड़े हुए बैठे हैं। क्रैम्प इनटू करना यानी बहुत ही बड़े स्पेस के अंदर, छोटे स्पेस के अंदर बहुत सारा कुछ आपने घुसेड़ दिया हो, है ना, एकदम स्टफ कर दिया हो, स्क्वीज कर दिया हो। तो राफा नाम के शहर जहाँ पे ये सब सिकुड़ करके बैठे हैं 14 लाख पैलेस्टीनियन जान बचा के, इस पे भी एक इन्वेजन जो है इन द ऑफिंग है, इमिनेंट है, अप्रोचिंग है, अंडर डेवलपमेंट है। तो इसराइल की मंशा हमें पता लग रही है साफ साफ, एक और सिटी को इसराइल तबाह करना चाहता है, इसलिए गुस्सा आ रहा है उसको कि ये रेजोल्यूशन क्यों पास हो रहा है इसके खिलाफ। लीडर्स की वर्ब है हैव सेड, ठीक है। इन्वेजन की वर्ब है वॉस। पैलेस्टीनियंस की वर्ब है हैव बीन क्रैम्प्ड इनटू। क्रैम्प इनटू करना, स्क्वीज इनटू करना, बता दिया मैंने आपको, एकदम समझ गए, बस ऐसे सिकुड़ करके कहीं घुस जाना। इन द ऑफिंग, अंडर डेवलपमेंट, इमिनेंट, अप्रोचिंग, ऐसी चीज़ जो होना तय है लगभग, है ना, जिसका होना बस होना बाकी है, लगभग तय होना। कह रहा इट वुड बी हाईली इनअप्रोप्रिएट आफ्टर 14 मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। कह रहा है जी ये बहुत गलत बात हो जाएगी, हाईली इनअप्रोप्रिएट होगा, इट वुड बी, जब 14 मेंबर्स यूएनएससी के कॉल फॉर कर चुके हैं एक फटाफट से युद्ध विराम को। और सीज फायर, ये गलत बात किसके लिए होगी? फॉर इजराइल टू लॉन्च एन अटैक ऑन राफा। इजराइल के लिए गलत बात होगी अगर फिर भी वो राफा पे अटैक को लॉन्च करता है। और कह रहा है उससे क्या होगा? वही होगा जो हमें पता है, विच कुड एंड अप इन अनदर ब्लड बॉथ। ये वही काम है जो एंड अप करेगा, जिसका मुकाम अल्टीमेटली यही होगा, जो कल्मिनेट करेगा, रिजल्ट इन करेगा एक और खून खराबे में और 20-50 हज़ार लोगों की मौत में। चलिए सेंटेंस आपने देख लिया। इट की वर्ब है वुड बी, मेंबर्स की वर्ब है कॉल्ड फॉर, विच की वर्ब है कुड एंड अप। ब्लड बाथ का मतलब होता है खून खराबा, इसको कार्निज या प्रोग्राम नाम के वर्ड से भी बताया जाता है। पोग्राम, प्रोग्राम नहीं पोग्राम, कार्नेज, कार्नेज मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ कार्नेज, ठीक है, खून खराबा, कार्नेज, ब्लड बाथ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। अब जो कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ के आए हैं वो हीट वाला, उसको भी देख लो जल्दी से। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है हीट के बाद में टू लगेगा और कभी कभी नहीं लगेगा, ये आप डिसाइड कर पाएंगे सेंटेंस को ब्रेक करके, क्योंकि ये सारे स्पेशल नाउन्स अंग्रेजी में ऐसे हैं जिनकी वर्ब फॉर्म या तो उनके जैसी है या काफ़ी हद तक उनसे मिलती है, और इनकी वर्ब फॉर्म कभी भी अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है, लेकिन इनकी नाउन फॉर्म के बाद प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। स्ट्रेस के बाद में ऑन, अटैक के बाद में ऑन, हीट के बाद में टू, कहाँ गया टू लिखना है यहाँ, हीट के बाद में टू, एम्फेसिस के बाद में ऑन, लेकिन एम्फसाइज वर्ब जो है उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। हीट जो वर्ब है इसके बाद में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके आप डिसाइड करेंगे क्या ये वर्ड्स नाउन है, नाउन है तो प्रेपोजिशन लगानी है और वर्ब है तो नहीं लगानी। ओनली द मैनेजर कैन एक्सेस टू दिस डोर, ओनली द मैनेजर हैज़ एक्सेस टू दिस डोर। यहाँ भी एक्सेस, यहाँ भी एक्सेस, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, लेकिन सेकंड वाला जो टू है ये आएगा, फर्स्ट वाला टू नहीं आएगा। देख रहे हो कितना कूल कॉन्सेप्ट है ये। जिस बच्चे के बेसिक्स नहीं होते, खासकर मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं, 120 रूल ग्रामर के सीखूंगा और बैंक पीओ बन जाऊंगा,
है ना, ज़्यादातर हमारी भीड़ ऐसी ही है। तो इस भीड़ को कितना कन्फ्यूजन होता होगा जब इनको बेसिक्स नहीं पता और ये समझते नहीं है कि एक्सेस के बाद में कब टू लगाना है। फर्स्ट केस में कैन हेल्पिंग वर्ब है, एक्सेस मेन वर्ब है। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ की पहुंच रखना, किसी चीज़ को खोलने बंद करने की पावर रखना। सिर्फ मैनेजर ही खोल बंद सकता है, इस डोर को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस यहाँ पे वर्ब है तो मैंने टू को निकाल दिया। लेकिन सेकंड केस में मैनेजर हैज़ एक्सेस, हैज़ सब्जेक्ट, हैज़ वर्ब है और एक्सेस उसका ऑब्जेक्ट है। एक्सेस ऑब्जेक्ट एक नाउन होगा और नाउन अपने बाद में टू लेगा, यहाँ पे टू लगेगा। ठीक है, बस वहाँ भी यही हुआ है। इजराइल मस्ट हीड, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, हीड मेन वर्ब, और मेन वर्ब फॉर्म में हीड ने नो प्रेपोजिशन लिया, नाउन फॉर्म में हीड के बाद में टू लग जाता। चलो अब ये 4 सेंटेंसेस दे रहे हैं आपको, बहुत आसान है, एक बार खुद से कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वही कॉन्फिडेंस आप भी फील करेंगे। करके बताओ कहाँ पे आप इम्पैक्ट के बाद में ऑन रखेंगे और कहाँ पे इम्पैक्ट के बाद में ऑन नहीं रखेंगे, कहाँ पे डिस्कस के बाद में ऑन रखेंगे और कहाँ डिस्कशन के बाद में ऑन नहीं रखेंगे। ठीक है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चंस। डाल दो कमेंट्स में, डिस्कस साथ में क्या लगाऊं, डिस्कशन साथ में क्या लगाऊं, इम्पैक्ट और इम्पैक्ट, चारों को अपना कॉमा कॉमा लगा के लिख देना, आंसर निकल आएगा। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट कह रहा है जी, द लेटेस्ट वॉर ट्रिगर्ड बाय हमासेस अक्टूबर 7 क्रॉस बॉर्डर अटैक वेर एटलीस्ट 1200 इजरायलीज वर किल्ड। ये जो वॉर है ट्रिगर हुई थी हमास के आतंकवादी हमले से जो अक्टूबर 7 को इसने किया था। क्रॉस बॉर्डर अटैक था, गाजा से इसराइल की धरती पे अटैक था बॉर्डर क्रॉस करके, जहां लगभग 1200 या कम से कम 1200 इजरायली जो है मारे गए थे पैसिव वॉइस में, उनको गन डाउन किया गया था। वॉर की वर्ब है वॉर्स ट्रिगर्ड पैसिव वॉइस, इजरायलीज 1200 की वर्ब है वॉर किल्ड पैसिव वॉइस। कह रहे जी इजराइल हैड द सिंपथीज एंड सॉलिडारिटीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन दैट डे। इजराइल के पास सिंपथी यानी संवेदना और सॉलिडारिटी यानी एकता की भावना पूरी दुनिया की थी, ऑफ द वर्ल्ड की थी उस दिन। जब इजराइल पे आतंकवादी हमला हुआ, इसके बच्चे मारे गए, तो पूरी दुनिया को हमदर्दी थी इजराइल से उस दिन जिस दिन ये हुआ था। इजराइल की वर्ब है हैड। सिंपथी आप समझते हैं, सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकता या एकता की भावना। कह रहा बट व्हाट इजराइल डिड इन सब्सिक्वेंट मंथ्स वॉज टू पनिश द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा। कह रहे लेकिन जो चीज़ इजराइल ने की, वर्ड इजराइल डिड, आने वाले महीनों में वो चीज़ थी वॉज कि ये पनिश करेगा पूरी ही आबादी को गाजा की। और किसके लिए? फॉर वट हमास डिड, उस चीज़ के लिए, फॉर वट जिसको हमास ने किया था। कह रहा है जी विच टर्न इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इट। और ये वही काम है बेवकूफ़ी भरा इजराइल का जिसने बदल दिया इंटरनेशनल पब्लिक की ओपिनियन को इसके खिलाफ। अब इजराइल से किसी को हमदर्दी नहीं है आजकल, अमेरिका को नहीं बची, ब्रिटेन को नहीं बची, तो किसको बची होगी? सोच के देखो आप। तो शुरू में तो इसने ठीक है हमदर्दी खूब थी, गलत काम हुआ था इजराइल के साथ, लेकिन जो इन्होंने 5 महीने में किया, अब आज की डेट में सारी दुनिया का नज़रिया बदल चुका है इजराइल के लिए। इजराइल की वर्ब है डिड, वर्ड इजराइल डिड जो इस क्लोज है, इस क्लोज की वर्ब है वॉज। वर्ड इजराइल डिड वॉज टू पनिश। हमास की वर्ब है डिड, विच आया है, विच की वर्ब है टर्न्ड। ठीक है, ये पूरे काम के लिए विच लगाया गया है ना। इजराइल ने हमास के लिए पूरी आबादी को पनिश किया, इसी चीज़ ने, विच ने टर्न कर दिया ओपिनियन को अगेंस्ट इजराइल। कह रहा है इफ इजराइल मेक्स एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इट शुड इमीडिएटली अबाइड बाय द यूएनएससी रेजोल्यूशन। कह रहा है अगर इजराइल मेक करता है, बनाता है एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को, एक ऐसे जायजे को जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, कोई भी पर्सनल इमोशंस ना हो, एक बाई स्टैंडर्ड व्यू से आप थर्ड पार्टी की तरह असेस करें इस पूरी सिचुएशन को। कह रहा अगर इजराइल ऐसा कर लेना तो इसको फटाफट ही, इमीडिएटली ही अबाइड बाय करना चाहिए, सख्ती से फॉलो करना चाहिए यूएनएससी के इस गिरे हुए रेजोल्यूशन को। पास नहीं हुआ ये, चाइना रशिया ने इसको गिरा दिया। कह रहा और क्या करना चाहिए? एंड डिक्लेयर अ सीज फायर, और एक सीज फायर को डिक्लेयर कर देना चाहिए, युद्ध विराम को ऐलान कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इजराइल ऐसा कर दे। इजराइल की वर्ब है मेक्स, इट की वर्ब है शुड, अबाइड बाय और शुड डिक्लेयर। कह रहा द अक्टूबर 7 अटैक इटसेल्फ वाज अ मैसिव इंटेलिजेंट एंड सिक्योरिटी फेलियर। 7 अक्टूबर का जो अटैक था, हमला था आतंकवादी, ये अपने आप में एक बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था। फॉर विच मिस्टर नेतन्याहू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जिसके लिए, फॉर विच नेतन्याहू को लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए खुद को जिम्मेवार ठहराना चाहिए। हमला इतना बड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं था, इतना बड़ा प्लानिंग चल रही है बॉर्डर पार, और जब हो रहा था तब आप कहाँ थे? तो नेतन्याहू की जिम्मेदारी बनती है इस हमले को ना रोक पाने की। अटैक की वर्ब है वॉज, नेतन्याहू की वर्ब है शुड टेक।
कह रहा है इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही वेंट टू वॉर विद फुल फोर्स। कह रहा है लेकिन ऐसा करने की बजाय, जिम्मेदारी लेने की बजाय नेतन्याहू चला गया वॉर की तरफ, जंग की तरफ, पूरी अपनी ताकत के साथ, विद फुल फोर्स, विदाउट प्रॉपर अचीवेबल टारगेट्स। वॉर पे तो गया लेकिन ऐसे टारगेट्स के साथ गया जो प्रॉपरली अचीवेबल हों, जो आपको पता हो कि मुझे क्या क्या टारगेट पूरे करने हैं। आज की डेट में इसराइल से पूछो कि क्या टारगेट है आपका, क्यों करनी है वॉर, तो इसराइल को खुद नहीं पता साफ शब्दों में कि हम वॉर क्यों कर रहे हैं। ही की वॉर है वेंट। कह रहे जी आफ्टर मंथ्स लॉन्ग फाइटिंग इसराइल हैज़ टर्न मच ऑफ गाजा इनटू रबल। महीनों लंबी फाइटिंग के बाद में, इस वॉर के बाद में इसराइल ने टर्न कर दिया है, बदल दिया है ज़्यादातर इस गाजा नाम के शहर को रबल में यानी मलबे में। कह रहा है बट हैज़ नीदर डिस्ट्रॉयड हमास नॉर रेस्क्यूड हॉस्टेजेस। कह रहे लेकिन ना ही इसने हमास को डिस्ट्रॉय किया है, ना ही अपने बंधक अभी तक छुड़ाए हैं। ठीक है, तो गाजा को तहस नहस करने के बावजूद भी कोई अचीवेबल टारगेट इसराइल पूरा नहीं कर पाया। इसराइल की वो हैज़ टर्न इनटू रबल यानी मलबे में बदल देना। रबल मतलब मलबा, डिबरी बोल सकते हैं इसको, रैकेज बोल सकते हैं। इसराइल की फिर दो वर्ब्स और आई हैं बट कंजंक्शन के बाद। नीदर हैज़ नीदर डिस्ट्रॉयड, हैज़ नॉर रेस्क्यूड। ठीक है, हैज़ डिस्ट्रॉयड और हैज़ रेस्क्यूड दोनों वर्ब नीदर नॉर से जुड़ी हुई हैं। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, ना तो ये ना तो वो, है ना डिस्ट्रॉय किया ना छुड़ाया। कह रहा जी द प्रोलॉन्ग्ड वॉर हैज़ क्रिएटेड फिशर्स विद इन नेतन्याहू कैबिनेट। लंबी चलती हुई इस जंग ने दरारों को, फिशर्स को, डिवाइड्स को, क्रैक्स को भी क्रिएट कर दिया है नेतन्याहू की सरकार में, इनकी मंत्रिमंडल कैबिनेट में। वॉर की वो है हैज़ क्रिएटेड, फिशर्स यानी दरार। कह रहे द प्राइम मिनिस्टर इज इमेंसली अनपॉपुलर। आज की डेट में जो पीएम है नेतन्याहू बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, लोगों में बहुत ज़्यादा बदनाम है, इजरायली लोगों में। एंड हिज कोलिशन पार्टनर्स आर एट वॉर। और उसके जो गठबंधन के पार्टनर हैं सरकार में, वो सभी के सभी झगड़ा कर रहे हैं, एट वॉर हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के ही साथ। तो इंटरनल पॉलिटिक्स और सिचुएशन बड़ी अनस्टेबल है इसराइल में इस वॉर की वजह से। पीएम की वॉर है इस, ठीक है, अनपॉपुलर, पॉपुलर का बिल्कुल उल्टा। पॉपुलर मतलब अच्छे नाम वाला, अनपॉपुलर मतलब नोटोरियस या बुरे नाम वाला, बदनाम। कोलिशन पार्टनर की वॉर है आर। व्हेन यू एट वॉर विद समबडी, आप उस आदमी के साथ जंग में शामिल होते हैं, उससे लड़ रहे होते हैं, तो दे आर एट वॉर विद वन अनदर। कह रहे द वॉर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड इजराइल्स आइसोलेशन। इस वॉर ने साथ ही साथ इंक्रीज कर दिया है इसराइल के आइसोलेशन या अलग थलग होने को। वैसे ही आधी दुनिया इसराइल को देश नहीं मानती है पहले से ही, इसके एग्रेशन की वजह से। इस वॉर की वजह से अब और इसराइल अलग थलग पड़ गया है पूरी दुनिया से। और ये सारा काम हो रहा है विद टेंशंस राइजिंग इन इट्स टाइज इवन विद इट्स क्लोज पार्टनर्स इंक्लूडिंग द यूएस। ये काम हो रहा है टेंशंस के राइज होने के साथ ही इसके रिश्तों में, यहाँ तक कि इसके क्लोज पार्टनर्स के साथ, बहुत नज़दीकी दोस्तों के साथ, जिसमें शामिल है अमेरिका यानी यूएस। ठीक है, तो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन इसराइल से दूर हो रहे हैं, तो इसराइल अब समझो दुनिया भर में आइसोलेटेड, अलग थलग हो रहा है। वॉर की वो हैज़ इंक्रीज्ड, आइसोलेशन, सेपरेशन, अलग होना, है ना। कह रहा है इफ इसराइल कंटिन्यूज द वॉर विद नो क्लियर एंड इन साइट इट विल ओनली वर्सन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस इट इज़ फेसिंग। देखो फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है यहाँ, और जैसे फर्स्ट कंडीशनल ऊपर भी लगा हुआ था जहाँ मैंने अभी आपसे पूछा है। कह रहे जी अगर इफ़ इसराइल जारी रखता है इस वॉर को, चलाता रहता है इस जंग को, और बिना किसी एंड के, क्लियर एंड के, इसकी साइड में, इसकी नज़र में, मतलब बस चलानी है वॉर, हमें नहीं पता कब ख़त्म करेंगे। कर अगर ऐसा काम इसराइल ने किया तो ये काम महज वर्सन करेगा और ख़राब ही बनाएगा वहाँ की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैलेंजेस को, अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों को, जो इसराइल फेस कर रहा है ऑलरेडी, जिसका इसराइल सामना कर रहा है। और कह रहे ये सारा काम कैसे होगा? कह रहे जी ये सारा काम तब होगा बिसाइड्स किलिंग मोर पैलेस्टीनियंस इन द डिफेंसलेस, बैटर्ड, बिसीज्ड, बॉम्ब्ड आउट गाजा। कह रहा है इसराइल के साथ तो बुरा होगा ही, ये सारा काम इसराइल करेगा, साथ ही साथ बिसाइड्स जान ले लेने के, हत्या कर देने की, और पैलेस्टीनियंस का, एक ऐसे गाजा में जो डिफेंसलेस है, मजबूर है, जो बैटर्ड है, मार खाया हुआ है, जो बिसीज्ड है, चारों तरफ से सीज्ड है, घिरा हुआ है, और जो बॉम्ब्ड आउट है, जिसको बॉम्ब मार मार के आपने तोड़ फोड़ दिया है, मलबा बना दिया है। तो ऐसा होगा अगर इसराइल इस वॉर को जारी रखता है। पैलेस्टीनियन तो मरेंगे ही मरेंगे, इसराइल के चैलेंजेस भी और बढ़ते जाएंगे, घर के अंदर और घर के बाहर। इसराइल की वॉर कंटिन्यूज इफ दैट दिस हैपन्स दैट विल हैपन, है ना, फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इट की वर्ब है विल वर्सन। इट आया इसराइल के लिए, वर्ब इज फेसिंग,
बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, डिफेंसलेस यानी बिना डिफेंस के, बैटर्ड यानी चोट खाया हुआ, बिसीज्ड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। चलो कॉन्सेप्ट करवा देते हैं आपको कंडीशनल वाला। सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको ऑलरेडी करवाए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ इनको रिपीट करवाया जा रहा है। जिन बच्चों ने कंडीशनल्स की क्लास नहीं देखी है, 4 कंडीशनल होते हैं, यहाँ ऊपर मैं क्लास का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ठीक है क्लास को देख लेना, ज़रूर से देख लेना आज ही। देखो ये है फर्स्ट कंडीशनल, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। इफ़ रशिया अटैक्स पोलैंड इट विल या इट कैन या इट मे स्टार्ट द वन वॉर 3। फर्स्ट कंडीशनल में विल, कैन या मे कुछ भी आ सकता है। तो ये रेगुलर जो फॉर्म है ना फर्स्ट कंडीशनल की, इसको आप इरेगुलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आपको क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस में से ऑल्टरनेटिव फॉर्म समझते हैं ना, वैकल्पिक फॉर्म, इस पूरे सेंटेंस में से इफ़ को निकाल देना है। और फर्स्ट कंडीशनल का जब ऑल्टरनेटिव बना रहे हो तो शुरू में लगाना है शुड। शुड रशिया अटैक्स पोलैंड इट विल या इट कैन या इट मे स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर 3। ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म जब बनाते हैं मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन शुड लगने की वजह से वर्ब को वर्ब की बेस फॉर्म में रखा जाता है। रशिया के साथ भी अटैक ही रखना पड़ेगा, अटैक्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, रशिया के बाद में अटैक्स आना चाहिए, लेकिन शुड लगने की वजह से आपको अटैक्स को अटैक में चेंज करना होगा। वैसे सेकंड कंडीशनल, इफ़ रशिया अटैक्ड पोलैंड इट वुड स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। देखो कंडीशनल मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्म याद करवा रहा हूँ। सेकंड कंडीशनल जो है ये बताता है वीक प्रोबेबिलिटी को, अगर रशिया अटैक कर दे पोलैंड पे तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। फर्स्ट में ये अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, सेकंड में ये अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। समझ पा रहे हो? वीक प्रोबेबिलिटी। सेकंड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। अगर सेंटेंस में वर का इस्तेमाल हो तभी पॉसिबल होता है सेकंड कंडीशनल का ऑल्टरनेटिव, जनरली इस फॉर्म को हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड कंडीशनल, इफ रशिया हैड अटैक्ड पोलैंड इट वुड हैव स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3। अगर रशिया ने पोलैंड पे अटैक किया होता पास्ट में तो इसने वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू कर दिया होता पास्ट में। तो थर्ड कंडीशनल होता है पास्ट की अपॉर्चुनिटी, जो खोई हुई अपॉर्चुनिटी है, जो मौके हैं उनको बताने का। थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म बन जाती है। आपको क्या करना है जी, इफ़ को हटाना है, बिल्कुल फर्स्ट कंडीशनल की तरह ही, लेकिन आपको शुड की जगह हैड का इस्तेमाल करना है, और ये वही हैड है जो यहाँ पे लगा हुआ था। हैड रशिया अटैक्ड पोलैंड इट वुड हैव स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर 3। ये 3 कंडीशनल है, सभी को आने चाहिए, अल्टरनेटिव और रेगुलर फॉर्म्स भी आनी चाहिए। आज के क्विज में मैंने आपसे इन पे क्वेश्चन बना के पूछा है। बढ़े आगे, चलो। जिन बच्चों को कंडीशनल नहीं आते, ऑफकोर्स आपको आधा घंटा लगा के इनको सीखना है, आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या करेगा भाई नेतन्याहू? कह रहा है जी ही कैन टेक द मैसेज फ्रॉम द यूएनएससी सीरियसली। यूएनएससी का मैसेज ये सीरियसली टेक कर सकता है। स्टॉप द वॉर, वॉर को रोक सकता है। अलाउ अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन गाजा, अर्जेंट मानवीय मदद को गाजा में अलाउ भी कर सकता है, लोगों को सामान को आने जाने भी दे सकता है गाजा में। एंड कंटिन्यू टॉक्स विद हमास थ्रू इंटरनेशनल मीडिएटर्स, और जारी रख सकता है बातचीत को हमास के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बिचौलियों के साथ। और क्यों? फॉर बोथ द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एंड विड्रॉल ऑफ हिज ट्रूप्स फ्रॉम एनक्लेव, दोनों ही चीज़ों के लिए, कि रिलीज़ किया जाए, रिहाई किया जाए इजराइल के बंधकों को, और विड्रॉ किया जाए इजराइल की ट्रूप्स को इस एनक्लेव से, गाजा से हटाया जाए। ये सारे ऑप्शन नेतन्याहू के पास खुले हैं, शायद जिनका वो इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। नेतन्याहू की वर्ब है फेसेस, ही आया है नेतन्याहू के लिए। ही कैन टेक द मैसेज, ही कैन स्टॉप द वॉर, ही कैन अलाउ द अर्जेंट असिस्टेंस एंड ही कैन कंटिन्यू द टॉक्स। कैन चारों तरफ लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, बार बार रिपीट नहीं होगी। कह रहा है और ही कैन कंटिन्यू टू लीड हिज कंट्री इन द डार्क, और कह रहा है दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जारी रख सकता है अपनी कंट्री को लीड करना अंधेरे की तरफ। और कहाँ? इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर, एक ऐसी अवस्था की तरफ जो परमानेंट वॉर की है, लंबी चलती हुई जंग की है। अगेन नेतन्याहू के लिए ही आया है, वर्ब है इसकी कैन कंटिन्यू। तो 2 ऑप्शन है नेतन्याहू के लिए, पहला सेंसिबल और दूसरा ऑप्शन जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ऑप्शन है। देखते हैं किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल था आज का आर्टिकल, हल्का है ना। आ जाओ अपने क्विज पे। कार्नेज वर्ड का सिनोनिम पूछा है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी बताने में। कॉल ऑफ वर्ड का यानी फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम पूछा है, सबको आता होगा। कॉल इट अ डे, याद है ना, दिन खत्म करना, कॉल इट अ डे, इस ईडियम का मीनिंग पूछा है। और इन द ऑफिंग, इस फ्रेज का मीनिंग आपसे पूछा है। चारों आपको आते हैं, मुझे पता है, मेरे आंसर को मैंने फर्स्ट कमेंट में डाला है, वहाँ से मैच कर लो। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी कंडीशनल की वजह से ऑल्टरनेटिव फॉर्म, और दूसरी मिलेगी इस डिस्कस नाम की वर्ब के आसपास या इसकी वजह से।
ठीक है, तो वो हीट वाला कॉन्सेप्ट जो ऊपर करवाया था और कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म, दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना है। चलो अपने इस पे कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ। इनमें से चारों में से गलत स्टेटमेंट, फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, वो चूज करनी है आपको। 3 स्टेटमेंट सच हैं और 1 स्टेटमेंट झूठी है। पहली स्टेटमेंट ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन का नज़रिया बदल गया है इस वॉर को लेके। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इस रेजोल्यूशन को बैक किया गया था चाइना और रशिया के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट ये है अमेरिका ने एब्सटेन किया वोटिंग में इस सीज फायर के दौरान। और चौथी स्टेटमेंट ये है ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सका बिना किसी यूनानिमस सपोर्ट के। आपको क्या लगता है चारों में से गलत बात कौन सी है? मैं एक 5वां ऑप्शन भी ऐड कर रहा हूं जस्ट टू ऐड टू योर कन्फ्यूजन। ऐसा ना हो 5वां ही आपका आंसर बने, ठीक है? नन ऑफ दीज। अगर आपको लगता है चारों ही स्टेटमेंट सच हैं, फैक्चुअली करेक्ट हैं, तो आपको 5वां यानी ई अपना आंसर बनाना होगा। चलो खुद से निकालो आंसर। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, बहुत इजी है। खुद से एक बार आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से गलत नहीं करोगे। मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना। सेकंड में पूछा है इनमें से कौन सा इंप्लीकेशन या रिजल्ट निकलता है, इन चारों में से कौन सा रिजल्ट निकलता है यूएनएससी के रेजोल्यूशन का इजराइल के रिलेशंस पे और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पे। इस रेजोल्यूशन या प्रस्ताव की वजह से इजराइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इजराइल की पोजीशन मजबूत होगी रीजनल लीडर के तौर पे। ये फोर्स करता है इजराइल को कि ह्यूमैनिटेरियन एड को मिलिट्री एक्शन के ऊपर प्रायोरिटाइज करे। ये हाईलाइट करता है डिवीज़न को इजराइल की सरकार में और इसके आइसोलेशन को इंटरनेशनल मंच पे। या फिर ये प्रोवाइड करता है इजराइल को एडवांटेज या लेवरेज निगोशिएशन के लिए हमास के साथ। तो चारों में से इजराइल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा इस प्रस्ताव का, आपसे पूछा है। तो आंसर क्या होगा जी? सी आंसर होगा। इस प्रस्ताव की वजह से इजराइल के सामने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इजराइल की सरकार के अंदर भी और इंटरनेशनल स्टेज पे भी। चलिए रैपअप करेंगे। सी आंसर बनेगा इसमें। फर्स्ट वाले में आंसर आपका ई बनेगा। चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना? रेजोल्यूशन को बैक किया था, सॉरी फर्स्ट वाले में बी आपका आंसर है। चाइना और रशिया ने रेजोल्यूशन को बैक नहीं किया बल्कि वीटो किया था, इसको गिराया है। समझ पा रहे हो? बी स्टेटमेंट जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए कितने नंबर मिले आउट ऑफ 8 जरूर से बताना। क्लास जो बच्चे पूरी देखते हैं पीडी लिख करके बताया करो सर पूरी देखी, सब कुछ समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा तो पीडीआई भी लिख सकते हैं। आपको फीडबैक आप जो मुझे दे सकते हैं पीडीआई को कमेंट में पोस्ट करके। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग।